इधर क्या है? अच्छा बस नेक्स्ट करते जाइए। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा था? सर ये कंप्लीट तो बता कैसे मतलब अच्छा प्रूफ करना पड़ेगा ना इसको। अच्छा आप कंप्लीटनेस प्रूफ करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन था, ये दिख रहा होगा ठीक है, कलर चेंज कर लेंगे, व्हाइट कर सकते हैं। सो ठीक है ना, इसमें क्या था हमारे पास, fx जो है e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 थीटा है ना, x आपका है मोर देन इक्वल टू 2 थीटा। सो यहाँ चैलेंज ये है कि आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को दिखाना मुझे कंप्लीट है ना। ओके सफिशिएंट दिखाना आसान है ना, सफिशिएंट आप लोग समझ गए होंगे, मैंने ही लिया था। तो ये है सफिशिएंट कैसे, अगर यहाँ पे आप प्रूव करो मान लो तुम अगर, हालांकि मैंने प्रूव नहीं किया, ट्राई करता हूँ मैं, तो फिर करेंगे बाद में। सो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, और यहाँ हो जाएगा इंडिकेटर फंक्शन ओवर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू, नहीं तो हाँ लेस देन इक्वल टू एक्स आई, यही ना। ठीक है जी, ये देख लो एक बारी। सो इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो और क्या आएगा, e की पावर माइनस समेशन एक्स आई और माइनस 2n थीटा, इसको हटा दो, e की पावर, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करना जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2n थीटा हो जाएगा। समेशन ऊपर आ गया तो इसका समेशन लिख दिया और इसका समेशन अलग कर दिया, 2 थीटा ऐड होता रहेगा n टाइम, तो 2n थीटा हो गया। और इनटू ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 थीटा लेस देन ईच एक्स आई है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ईच एक्स आई है तो ये x1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है कि 2 थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई है फॉर ऑल आई, तो 2 थीटा मिनिमम से लेस होगा, ये सिंपल आप लोग जानते हो, हालांकि ये इफ एंड ओनली इफ प्रॉपर्टी होती है। सो तो यहाँ से आ गया, यहाँ तो सर हाँ कंप्लीटनेस में सर एक्सपेक्टेशन से निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं कंप्लीट नहीं कर रहे, अभी सफिशिएंट कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ से आपको दिख रहा हो सफिशिएंट कैसे है। सफिशिएंट में आप लोग क्या करते हो, मैं फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि h ऑफ x, सो इसमें ये x मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब वेक्टर x है, x1 x2 xn का फंक्शन है, और दूसरा आप लोग करते हैं g थीटा t, जिसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं थीटा होगा, है ना, इसका मतलब ये होता है, और ये थीटा से फ्री होगा, इसमें सिर्फ xi होगा, और g में क्या होता है कि xi विल बी अवेलेबल इन g ओनली थ्रू t, तो मतलब देख पा रहे हो वहां पे कि ये जो फंक्शन है ये आपका इसके इक्वल है, चलो इसको भी इंक्लूड कर लो, हालांकि थीटा यहाँ भी है तो इसको भी इंक्लूड कर लो, तो ये आपका ये वाला फंक्शन हो गया, और ये जो है आपका ये हो गया। तो यहाँ से आप देखिए t क्या दिख रहा है आपको, इजीली दिख रहा होगा इसमें t क्या है, बताओ t क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो थीटा से अलग नहीं कर सकते आप, मतलब कौन सा एस्टिमेटर है जो थीटा से अलग नहीं हो सकता, जैसे हमने समेशन xi को अलग कर दिया है ना, अलग कर दिया ना समेशन xi को, थीटा इसमें कहीं भी नहीं है तो अलग हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंपली कि जो t है वो ओनली x1 इज, सो दिस इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कैसे हुआ, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर ये हो गया। तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। अब कंप्लीटनेस दिखाना है मुझे, तो कंप्लीटनेस ट्राई करते हैं। तो अब क्या करते हैं, कंप्लीटनेस के लिए क्या करेंगे आप, तो पहले तो मुझे बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है इसका, किसका, x1 माइनस 2 थीटा का निकाल रखा ना आपने, ये हमने निकाल रखा है, ये क्या है, मतलब चलो इसको मैं t1 इसको तत्काल क्या ले लो t3 लेता हूँ, t2 मैंने उसको लिया था, या अभी के लिए चलो t1 t2 का लेते हैं, बस कंफ्यूज नहीं हो नोटेशन में, है ना, ये कुछ और नाम मैं ले सकता हूँ, फिर अगर वैसे प्रॉब्लम हो तुम्हें तो मैं नाम कुछ और रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल W1 W2, चलो सो W1 क्या होगा, है ना, तो इसको भी तुम W1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो अब बताओ W2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बताया था ना अभी, दिस इज नथिंग बट y1, हाँ ये y1 था ना हमारा, और y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एक्सपोनेंशियल n, नहीं
है ना, जिसका मीन था 1/n, चेक करो। ओके, अब मुझे क्या दिखाना है कि ये कंप्लीट है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, क्या होता है कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी, देखो यहाँ तो Expectation of GY should be equal to हाँ, अगर डेफिनेशन आप यूज कर रहे हो तो लाइक मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ फॉर एग्जांपल w1 इज 0 इम्प्लाइज, है ना, क्या होगा, G1 equals to हाँ, g ऑफ w1 शुड बी आइडेंटिकली 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस शुड बी 1, ये होता है ना जी, बाकी लोग। yes sir. तो अब बताओ इसको कैसे करूँ, उस लॉजिक से डेफिनेशन से करें या कोई और तरीका है। ये ऐसे कन्वर्ट तुम, Definition से हो जाएगा sir. हाँ Definition से भी हो जाएगा. हाँ, बताओ आगे क्या करें, तो आगे मैं कर सकता हूँ कि चलो इस फॉर्मूला लिख दो इसका y1 का एक्सपेक्टेशन निकालने का g of y. तो इसका अगर मैं ओपन करूं, इसका बात कर रहे हो, Yes sir. तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मैं कंटिन्यू करूंगा, सो जी डब्ल्यू वन का डिस्ट्रीब्यूशन मैं फाइंड नहीं किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, अगर आप लोग चाहो, मैं डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड नहीं किया। आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है, अगर मैं ये चाहता तो ये मैं निकाल सकता था, लेकिन निकाला नहीं मैंने। यहाँ से आप ये निकाल सकते हो ना, क्या होता है n टाइम 1 माइनस CDF की पावर n-1 इंटू पीडीएफ, चेक कर लो एक बारी, यही है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, चेक करो भाई, RF ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ क्या होता है उससे चेक करो, ये आएगा ना, Yes sir. ठीक ठीक है. है ना ये, ओके, तो इससे ही कर लेते, चलो ये हमारा कुछ नहीं W1 है, ठीक है, तो ये W1 का पीडीएफ आ गया लाइक, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, n टाइम, मतलब हो जाएगा, अगर करोगे तो मुश्किल नहीं होगा। और भी तरीके, इसको भी यूज कर सकता हूं मैं, कभी जैसे मैं कैसे यूज करूं, क्योंकि इसको मैं इधर ले आऊं W2 प्लस है ना 2 थीटा हो जाएगा, W2 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग, लाइक समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि x1 को मैं लिख लूं W2 प्लस 2 थीटा, यहाँ W1 की जगह W2 प्लस 2 थीटा, और W2 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, तो उससे भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अभी चूंकि मैंने पहले ट्राई किया नहीं अभी, तो एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लग सकता है, इसलिए मैं करेंगे उस तरीके से, इस तरीके से कर लेते हैं। मतलब तरीके कई भी हो सकते हैं ना, जब आप ट्राई करोगे दिखेगा, मैं भी करूंगा दिखेगा मुझे अभी। सो यहाँ से क्या है n टाइम 1 माइनस, अब जो एक्चुअल पीडीएफ था x का, उसमें CDF निकालो आप, वो मुश्किल तो नहीं है, आप CDF निकाल के बताओ क्या आएगा, वो पुट करो तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी। तो इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तत्काल अब जैसे रोहित बता रहा ना कि डेफिनेशन से कर लेते हैं, डेफिनेशन से करना है तो फिर इसको यूज कर लो। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया W1 का पीडीएफ, दिस इज नथिंग बट द पीडीएफ ऑफ W1, है ना। सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, W1 का पीडीएफ x के टर्म में। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे यही लिखूंगा मैं, GW1, तो इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 थीटा टू इन्फिनिटी, ये था ना x मोर देन 2 थीटा, एंड ये वाला पीडीएफ तो भी थोड़ा लंबा होगा तो मुझे करना पड़ेगा पड़े। सो यहाँ से जो भी पीडीएफ आता है, या W का टर्म में लिखना है, देखो अगर तुम्हें लगे W को तो x को W कर लो, फिर वांट है ना, अगर W इसको W का टर्म में लिखना है तो तुम W कर लो। अब पॉइंट समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो वेरिएबल W रहता है आप W कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ W हो जाएगा फिर, सो W इंटू ये तो पीडीएफ हो गया ना, और इंटू G ऑफ W1, ये W लिखा ना इस तरह से, तो ये वेरिएबल है W1, कोई दिक्कत W। इससे क्या होगा, अब यहां से पहले इसको पुट करो आप, और आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 0 तभी होगा जब GW को 0 होना पड़ेगा, और ऑल W ये दिखाना पड़ेगा मुझे। तो कोई इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, पहले पुट करके देखो तो वहां से ही आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है, अगर प्रूफ करूंगा फिर समझ जाएगा, किसी बुक में एक बार देख लो पहले, या फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा करते हुए भी टाइम लगेगा, मतलब अगर मैं पूरा करूँ, ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट आपको आइडिया मिला ना, और कुछ बोलना चाहे तो बताओ, ठीक है ना, मतलब ये आइडिया है, अब इसको करके देखो, किसी बुक में मिल जाएगा आपको इसका प्रूफ, ये चीज अगर सेम पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ प्रूफ मिल जाएगा, तो ये करके देखो आपसे मिल जाएगा आपको। भाई आइडिया है कि आइडिया ये मिला, और इसको भी यूज कर सकते हो, उसको उधर ले आके फिर करना पड़ेगा, है ना। चलो मान लो अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे मैं, तो क्या होता है, जैसे इसमें आप W1 की जगह आप रख देते हैं
इसमें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ W2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऐसा हो जाएगा जी ऑफ, तो फिर मैं क्या प्रूफ करूँगा, फिर W1 प्रूफ करना पड़ेगा है ना। तो उस तरह से कुछ है, देखो W2 प्लस 2 थीटा इन टू, अब यहाँ क्या है, W2 का PDF यूज होगा। W का PDF क्या है, वो निकल चुका है अपने यहाँ ना, मीन और मेन है। सो n e की पावर माइनस nx, जैसे जो भी लिख लो W2 में लिखो, W2 में लिख लो है ना। वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ W2, सो अब W2 के टर्म में लिख लो। अब यहाँ से फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, 0 से इन्फिनिटी ना, ये है। अब यहाँ देखो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ से क्या होगा, इसको आप 0 प्रूफ करोगे, फिर इससे क्या प्रूफ करोगे, वो 0 होना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो लिमिट को थीटा के टर्म में आएगी, फिर लिमिट में लगा दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ मतलब कैसे भी करो, यहाँ से दिख तो रहा है अब कि ये 0 तो हो नहीं सकता कभी, तो इस तरह की चीजें हैं। अब यहाँ देखो इसको 0 होना पड़ेगा इस तरीके से कुछ, या कुछ फंक्शन एनालिसिस में इस तरह के थ्योरम्स हैं जो बताते हैं कि इंटीग्रल 0 कब होगा, या लेकिन जो भी इंटीग्रल है कुछ रूल्स हैं उससे आप देख लो ये 0 कब हो सकता है, इसको 0 तो कर नहीं सकता ना। यूनिफॉर्म की तरह है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में एक्शन को निकालते हैं, वैसे इसमें निकालना है। राइट, मतलब जो भी है कुछ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज होंगे अब, तो उससे प्रूव हो जाएगा ये चीज है। अब ये भी लॉजिक, ये भी तरीका है, आप करके देख लो। तो प्रूफ्स आपको देखने पड़ेगा, लेकिन प्रूफ में हम लोग फोकस नहीं करते, मतलब मैं खुद भी नहीं करता हूँ, तो प्रूफ तो थोड़ा मुझे खुद ही नफरत रहता है, लेकिन करना चाहिए, अगर रिसर्च से बहुत यूज होता है प्रूफ्स का, क्योंकि जो बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो किसी ने स्टेट कर दिया ना, रामानुजन ने बहुत सारे थ्योरम लिख के चला गया, अब लोग प्रूव कर रहे हैं अभी तक, तो वैसे हैं, तो प्रूफ्स बहुत रिक्वायर्ड है ना, पब्लिश करने में जरूरत पड़ता है बिना। सर इन जनरल एक डाउट सर, मतलब ज्वाइंट सफिशिएंट स्टैटिक्स होता है, जैसे कोई नॉर्मल में जैसे ले लेते हैं समीकरण x समीकरण x स्क्वायर ज्वाइंट सफिशिएंट स्टैटिक्स है, क्या ये ऑलवेज कंटीन्यूअस ऑलवेज कंप्लीट नहीं होते ना। हाँ जरूरी नहीं कंप्लीट हो, यस। हाँ जैसे एक क्वेश्चन है रोहित की में एग्जांपल है, आई थिंक नॉर्मल थीटा और थीटा स्क्वायर के लिए आप फाइंड करेंगे, जब सिंपली आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, तो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे ना, जैसे मान लो मैं अगर लिख के दिखाऊं i फ्रॉम 1 to n 1/√2 पाई, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ बस 2 थीटा स्क्वायर है, ये गेट इसी साल में 22 में है ना क्वेश्चन, ये जहाँ थीटा की जगह 2 थीटा स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल कर्व फैमिली, एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं है ना, इसीलिए इसमें कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम आती है। अगर एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व फैमिली आएगी, इसका जो पैरामीटर होगा उसमें नेचुरल पैरामीटर की स्पेस और उस स्पेस में डिफरेंस आता है। हाँ डायमेंशन में ऐसा करो आप, इसका जो अगर हम एक्सपोनेंशियल फैमिली से इसको चेक करेंगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व फैमिली है, मतलब इसमें पैराबोला की तरह बनता है। तो ओपन ओपीईएफ नहीं है, ओपन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं। जब ओपन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं होती है तो वहां पर हम कंप्लीटनेस के बारे में एक्सपोनेंशियल फैमिली से कुछ नहीं बता सकते। हाँ वो स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती। हाँ तो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फाइंड करोगे, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था कि चलो मेथड मैं अगर आप फाइंड कर रहा था, सो इफ यू फाइंड ये सफिशिएंट आएगा आपका, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट आएगा, है ना। आप चेक करो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कंप्लीटनेस ये नहीं है ना, एंड दिस इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट क्यों नहीं है, तो डेफिनेशन से भी जा सकते हैं कि होगा क्या, एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन मुझे मिल जाएगा इन दोनों के टर्म में, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख दूं a टाइम समेशन xi स्क्वायर प्लस b टाइम समेशन xi का होल स्क्वायर इज 0 विल इम्प्लाई a भी कोई रियल नंबर ऐसा मिल जाएगा आपको, और w ढूंढ भी सकते हैं अभी हम, ये हालांकि दे रखा है रोहित की में, इन्होंने खुद ही बना रखा है ऐसा कि ये कोई n के टर्म में नंबर है, ये भी कोई n के टर्म में नंबर है, और ये 0 हो रहा है, बट दिस विल, है ना, क्या ये आइडेंटिकली 0 होगा हमेशा, नहीं होगा ऐसा, मतलब आप देखोगे बट, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं बट ये जो क्वांटिटी है, सो बट ये जो है ना आपका क्वांटिटी है समेशन xi स्क्वायर a टाइम प्लस b टाइम समेशन xi का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट आइडेंटिकली 0, दिस इज नॉट ऑलवेज 0, उसमें ये कहता है ऑलवेज 0 होना चाहिए, तो ये 0 नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है कि जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमेशा 0 होगी, तो इसका लॉजिक है, ये भी कोई नंबर है, अब ढूंढो, फाइंड करना पड़ेगा इसका मीन और इसका मीन, उसके हिसाब से हम ये भी ले पाएंगे। बाकी आप जो करो वो भी ठीक है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है ये कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह केसेस है, ठीक है, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन सा था? 2032 था। हाँ 35 एक 32 में भेजा था जनतेश जी ने। तो देखते हैं 32 में क्या है। 32 किया होगा आप लोगों ने, जिन्होंने किया बताओ। रोहित तुमने किया है? कैसे किया 32? क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे जी मैं लिख देता हूँ, ऐसे मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन मुझे फिर जाना पड़ेगा। सर वो वाला सर इस 1 माइनस sin हाँ मैं लिख देता हूँ, इधर लिख ही देता हूँ। सो ये क्वेश्चन नंबर 32 ही है, मैं लिख देता हूँ। आप लोगों ने किया होगा ऑलरेडी क्योंकि मुश्किल नहीं है। ये ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है x1 x2 x3, ये आपको दे रखा है 1 माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 अपॉन में 8 पाई क्यूब एंड कब 0 लेस देन इक्वल टू x1, मतलब तीनों 0 से 2 पाई के बीच है। x1 0 से 2 पाई में है, x2 0 से 2 पाई में है, ठीक है ना, x3 0 से 2 पाई में, और ये 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है गुजर फॉलोइंग इज ट्रू, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि आप मार्जिन निकाल पा रहे हैं? जैसे म्यूचुअली और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो करना है क्या? जी जी यस यस। तो इसमें तो नॉर्मल से हो जाएगा ना। ये जॉइंट में 3 स्टैटिस्टिक दे दिया है, बस 3 में नंबर वेरिएबल दिया, इसमें इतनी कर लो उसी तरह। यस यस। क्या ये एक्सचेंजेबल है? अगर चलो 2 का निकाल लो, है ना, तो चलो उस तरह से कुछ अगर 2 का निकालेंगे तो सर उसके बाद फिर ये पेयर वाइज आ जाएगा, क्योंकि हाँ 2 के बाद मल्टीप्लाई करने से 3 का नहीं आ रहा। ओके, मतलब आप ये कहना, मान लो सपोज मैंने x1 x2 फाइंड कर ली फॉर एग्जांपल, आपने जैसे x1, x2 फाइंड कर लिया, तो ये इक्वल आएगा fx1 into fx2 के, ऐसा आता है? यस सर। तो ये x1, x2 is equal to 1/4 pi square। अच्छा, ये आपका 1/4 पाई स्क्वायर है। ये कह रहे हैं आप? यस सर। ओके, अब ये मार्जिन देखो, अब क्या करना है, जैसे इनको प्रॉब्लम, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है इसको। जैसे मुझे ये वाला चीज चाहिए तो मैं इसको x3 के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट कर दूंगा, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि जो बाकी आप कांस्टेंट मान के चलो, सिर्फ x3 वाले टर्म को इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा। सिमिलरली मतलब पेयर वाइज हो जाएगा, कहने का मतलब आपका ये होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फॉलो करेगा और ये भी सेम ही आएगा, सेम आता है ना, ये भी सेम ही है। f of x1, x3। अब ये क्वांटिटी कैसे निकाला था? इजी है, इसमें सिंपल इस क्वांटिटी को आपको इंटीग्रेट करना है x3 के रिस्पेक्ट में 0 से 2 पाई में। तो ये आपका x1 x3 f of x1 into f of x3, ये 1/4 पाई स्क्वायर होगा, है ना, इस तरह से। और फिर बट यहाँ पे ये हो रहा होगा, दिस इक्वल नहीं होगा इसके, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन जो है ये रिक्वायर्ड है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए, है ना, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए इतना ही चाहिए। लेकिन अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट करना है तो मुझे ये चारों कंडीशन चाहिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए। या सिर्फ इंडिपेंडेंट जो वर्ड लिखा होता है उसका मीनिंग वही है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो ये चारों कंडीशन, ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बट इट इज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो ये हो रहा है, ठीक है जी। बाकी फिर से करके देखो, नहीं होता फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो, मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व कर दूंगा। सर 25 क्वेश्चन में जो एमएलए निकालना है, हाँ बोलिए। ये म्यूचुअली था क्या आंसर? आंसर में हाँ, जैसे ऑप्शन बता देता हूँ आपको मैं। पहला ऑप्शन है x1 x2 x3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो फॉल्स हो जाएगा। जो ए ऑप्शन आपको कह रहा है 1/2 पाई जाएगा, मल्टीप्लाई 1/8 पाई है, 2 माइनस हो, 2 क्वेश्चन इजी है, मतलब हाँ, मतलब हम लोग सही बात कर रहे हैं ना। हो गया। इसमें एक्सचेंजेबल रैंडम वेरिएबल दिया वो। हाँ, एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे आप उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। एक्सचेंजेबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंडिपेंडेंट गारंटी देता है। हाँ, सो ए जैसे बी ऑप्शन था कि बी जो ऑप्शन इसमें कह रहा था कि x1 x2 x3 पेयर वाइज है, तो ये सही कह रहा है, पेयर वाइज है। हाँ। जैसे सी कह रहा था x1 x2 जो है वो x3 के साथ इंडिपेंडेंट है, तो सी होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि फेल हो गया ना, कि इसका मतलब x1 x2 का ज्वाइंट इनटू x3 बराबर
प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा हो रहा है रोहित, आपने किया होगा, थर्ड हो रहा है। अगर x1 x2 दोनों का तो 1/4 पाई स्क्वायर आएगा, उसका 1/4 पाई 1/8 पाई क्यूब आ जाएगा। और हाँ, और तीनों का तीनों को अगर ये करेंगे लास्ट वाली इसमें प्रॉपर्टी नहीं बोल होगी, नहीं होगी ना। हाँ वही वही, क्योंकि ये वही x1 ये नहीं हो सकता किसी भी। राइट राइट। और चौथा ऑप्शन बोला वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि x1 प्लस x2 का वेरिएंस पाई स्क्वायर आता है, x1 प्लस x2 का। तो आप लोग वो निकाल चुके हैं, चौथा ऑप्शन जो है तो पाई स्क्वायर आता है, यानी कि 2 पाई का होल स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर 4 से 4। हाँ तो पाई स्क्वायर आ रहा है, सही है। यूनिफॉर्म 0 से 2 पाई में यूनिफॉर्म है नहीं। देखिए एक मिनट, 1/2 पाई आएगा fx1 fx2 fx3, 0 से 2 पाई में यूनिफॉर्म जा रहा था, तो b माइनस a का होल स्क्वायर अपन टॉल करके निकाल लो आ जाएगा। हाँ तो ये ऐसा डी देखो क्या पाई स्क्वायर आएगा। हाँ वेरिएंस पाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर डी आप कह रहे हो सही तो मैं चेक करता हूँ आंसर क्या है 32 नंबर ना। चेक कीजिए, 32 में से बी ऑप्शन है, तो इसका मतलब नहीं आएगा। थोड़ा आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे, आप चेक कीजिए, क्योंकि सिर्फ बी है। तो ये पाई स्क्वायर आप शायद रफली कर रहे हैं इसलिए एस्टिमेटेड लग रहा है। आप लिख के कीजिए, शायद नहीं आएगा पाई स्क्वायर, कुछ और आएगा। चेक करके देखिए। हाँ ठीक है ना। यहां से क्या होगा, b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। हाँ तो आंसर वही पाई स्क्वायर ही आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं, यही कर रहे हो ना आप जो मैं लिख रहा हूँ अभी ये। हाँ सो जो करके देखते हैं कितना आ गया ये टोटल, 1/48 पाई स्क्वायर। 1/2 पाई आएगा ना खाली ऊपर। अच्छा सॉरी, मैं क्या कर, एक मिनट 1/, क्या मतलब b माइनस ए ना। हाँ सो b माइनस ए मतलब 2 पाई, सो 2 पाई है ना। सो यहाँ से आ गया कितना आ गया, 4 + 4 8 है ना। चेक करो, इज इट फाइन। 2 का स्क्वायर 4 8 पाई स्क्वायर बाई 12 आ गया। तो पाई स्क्वायर नहीं आया ना, चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, पाई स्क्वायर नहीं आया, ये 3/2 पाई स्क्वायर आएगा, मतलब 4 दूना 8 4 3 12, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आएगा ना। तो पाई स्क्वायर नहीं आया, ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत था। यस सर। कोई बात नहीं, वो ओढ़नी जब करते हैं माइंड में लगता है कि ठीक है, वो कई बार हो जाता है। लिख के जब करते हैं तो क्लियर दिखता है। मुझसे भी इसमें गलतियां इस तरह होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पूछ रहे थे कुछ 25 पूछ रहे थे कुलदीप, बताइए। सर 25 में सर क्या बोलते कि एमएलई निकालेंगे तो वो रखना पॉइंट रख के देखेंगे, क्योंकि वो थीटा पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थीटा पे बिलोंग नहीं कर रहा कि थीटा बिलोंग्स टू 2.5। x1 प्लस x2 था क्या? जी 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 जी। x3 भी ऐड कर दे रहा था, इसीलिए दिक्कत है। अच्छा कोई बात, हाँ मैं समझ गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। x1 प्लस x2 में 2 का मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर अपॉन वो आया होगा 4 से, मतलब वो समथिंग कुछ दूसरा है, लेकिन पाई स्क्वायर नहीं है। हाँ वो 2/3 आ रहा है साथ में, यस। तो वो आप जैसे ऐड करेंगे अगला 1/3, तो फिर वो पाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ x3 के साथ, ठीक है अभी, ठीक है। अच्छा अब 25 ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू सिर्फ, चलो देख लेना ट्राई करके। मेरे छोटा डाउट था, वो क्वेश्चन तो हो गया है, हो गया। प्रॉब्लम डाउट ये है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है ना वही मैक्सिमम हो रहा है, मतलब तो हर पिछले 2 क्वेश्चन में भी यही देखे हैं, तो क्या ना निकाले, मतलब डायरेक्ट सीधे आंसर ही जो इनिशियल पॉइंट उसी को रख के दे आंसर। ऐसे ये पॉइंट अच्छा है, कई बार बच्चे गलती आप जो कह रहे हैं पॉइंट ऐसे, यहाँ फिक्स कर रखा है कि थीटा जो है वो इस इंटरवल में ही होगा। तो जैसे होगा कि अगर आप मान लो आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल ले, सपोज आपने 0 पुट किया और थीटा अगर 1 आ गया फॉर एग्जांपल, या कुछ भी नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है कुछ आया ही नहीं। तो अगर मान लो 1 आया फॉर एग्जांपल, किसी जनरल बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में, अब इन्होंने कहा सिर्फ यही वैलिड है, तो ये तो आउट हो जाएगा ना, मतलब ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको फिर इस इंटरवल में ही सोचना है। अच्छा मान लो अगर आ भी गया, सपोज 3 आ गया, तो 3 आ गया तो इसका मतलब गारंटी नहीं कि 3 पे मैक्सिमम होगा। आपको यहाँ क्लोज लगा हुआ है, तो आपको इस इंटरवल में देखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू 2,
इन दोनों पे चेक करना पड़ेगा किस पे ज्यादा मैक्सिमम। कई बार ऐसा भी होता है ना कि 2 पॉइंट मैक्सिमम मिलता है, तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो अगर इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लेते हैं। यस अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट हैंड में या तो उधर राइट हैंड में मिल जाएगा। हाँ, तो जो कि ये 0 होगा नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे स्पेशली इस तरह केस है। तो इसे कुलदीप पूछा है क्या करना चाहिए। देखो आप सिंपली ये जब करोगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन 2 से स्टार्ट है, लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग आ रहा होगा ना, मतलब ये क्वांटिटी है ना, ये आपका 0 हो गया, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिक्रीजिंग आ रहा होगा ऑन 2 to infinity। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो जो एमएल होगी लाइक एल थीटा इज मैक्सिमम ऑन थीटा इज इक्वल टू 2, तो एट थीटा इज इक्वल टू, सो थीटा इक्वल 2 पे मैक्सिमम हो गई, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2 इज एमएल। सो 0 पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 पुट करेंगे वो 0 होगा ही नहीं, कोई थीटा मिलेगा ही नहीं इस तरह केस में। आपको सीधा आप देख लोगे ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि राइट साइड में कुछ वैल्यू है नहीं, तो ये 2 पे ही आएगा। और एक्साइज की वैल्यू दे रखा है, तो ठीक है आप जो कह रहे हैं वही बात वही सही है कि मतलब यहाँ से जो है जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम मतलब चेक कर ले रहे वो ठीक है, बट मैंने 2-3 क्वेश्चन जो देखे हैं वो इनिशियल पॉइंट जो होता है ना वही आंसर होता है। यस, तो क्या मतलब ऐसे रख देना निकाल ले तो हाँ मैं समझ आप लोग कहने वाले ये देख के सीधा हम 2 बोल दे, लेकिन कई बार ऐसा होता है डज नॉट एग्जिस्ट भी तो हो सकता है। ये मेरी जो हमेशा नहीं एग्जिस्ट हमेशा करे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो ठीक है 2 इज फाइन। सर अगर इंक्रीजिंग होता और अगर हमारी जो एंड पॉइंट होता वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता। हाँ, अगर यहाँ होता 2 से 5 फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब डिक्रीजिंग है तो इस पे मैक्सिमम होगा, इंक्रीजिंग होता तो इस पे मैक्सिमम होता। अगर उस तरह केस होते तो वो फिर चेक करना पड़ेगा आपको। हालांकि इस क्वेश्चन में ठीक है, जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग होगा 2 ml है, बट अगर डायरेक्टली तुक्का लगा डायरेक्टली करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, कई बार कुछ ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन में, तो वहाँ गलती हो सकती है, ये चीज़ है। तो आपको बेटर एक बार चेक कर लो, जैसा वेरीफाई कर लो कि लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, श्योर होने के लिए। डिक्रीजिंग है तो लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, बाकी पॉइंट पे तो है ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो एक बार वेरीफाई कर लो, जस्ट आंसर आपको पता है कि इस तरह ये होंगे, बट वेरीफाई कर लो। अगर इस तरह से है राइट हैंड है तो इंक्रीजिंग होगा तो राइट हैंड वाला होगा, यहाँ पे राइट हैंड कोई है नहीं, तो ऐसे अगर मान लो सपोज इंक्रीजिंग हो जाता था, डज नॉट एग्जिस्ट आता, एमएल डज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आंसर तो कुछ तो आना ही था ना, क्या लिखते आप, तो ठीक है, मतलब ना करे ठीक है, बट वेरीफाई कर लो, वरना फिर गलती हो सकती है, कुछ ऐसा ट्विस्ट कर देगा तो है ना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा 35 कह रहे थे, नहीं 35 बाइवेरिएट का बाद में देखेंगे, चलो कर कोई बात नहीं। क्या बोल रही है कि लेट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई बी बाइवेरिएट नॉर्मल विद मीन दिस एंड वेरिएंस कोवेरिएंट इन दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम एक्स वाई। ओके, तो मैक्सिमम एक्स वाई का फार्मूला लगा देंगे, so 1/2 mod x plus y plus mod x minus y। अच्छा फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक मिनट एक्सपेक्टेशन लगा देंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ जो कह रहे हैं समझ रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हाँ बताइए क्या है, एक्स फॉर्मूला जो बता रहे थे आप, 1/2 बाहर है, हाँ अपॉन 2 कर देते हैं, हाँ x1 plus x2 या एक्स वाई में लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस प्लस mod x minus y। अभी चेक कर लो, एक्स प्लस वाई है ना यहाँ पे, हाँ प्लस ही है, वो चेक कर लो। तो यहाँ से अगर चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि मान लो एक्स ज्यादा है वाई से, तो एक्स ज्यादा है वाई से तो ये एक्स माइनस वाई आएगा, तो वाई वाई कैंसिल, 2x वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, वेरीफाई कर सकते हैं आप, एक्स बराबर वाई से एक्स आना चाहिए, वाई मोर देन एक्स आना चाहिए, ये फॉर्मूला हो गया। तो ठीक है, इससे करना चाहो इससे कर लो, यू अप्लाई है ना, तो यहाँ से हाफ बार कर लिया आपने, ई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप। अब इसका मीन निकालना, आपको इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इस तरह कुछ लगा सकते हैं, देखो बताओ, लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे कर लोगे आप लोग। x माइनस वाई जो y बाई रेट में है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नार्मल फॉलो करता है ना y बाई रेट का। हाँ राइट, तो ये इसका जो मीन तो इसका 0 ही हो जाएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, क्योंकि एक्स वाई का मीन 0 है ना, इसका जो मीन तो इसका 0 होगा, बट वेरिएंस इसका जो आएगा वो आएगा क्या है 0 0 1 1 रो, हाँ 1 1 रो,
तो हो जाएगा वेरिएंस का 1 + 1 माइनस का 2 रो। कितना 1 माइनस का इसमें 2 माइनस का वेरिएंस होगा इसका 2 1 माइनस करो। हाँ x माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस करो ओके ठीक हाँ है। और फिर ये मीन डेविएशन हो जाएगा हम्म √2 पाई अपन सिग्मा हो जाएगा। हम्म तो √2 पाई अपन अंडर रूट में 2 अंडर रूट 1 माइनस करो हम्म तो √2 से √2 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा रूट पाई रूट के अंदर 1 माइनस पाई रूट के अंदर 1 माइनस रो अपन पाई आया होगा आंसर। रूट के अंदर 1 माइनस रो अपॉन पाई। नहीं पाई बाहर रहेगा। अच्छा पाई बाहर है ओके जो भी नहीं पाई अंदर नहीं रहेगा। हाँ, चेक कर लो एक बार पाई क्योंकि अंदर नहीं। क्योंकि आप जो कह रहे हो वही लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, आप एक बार करके देख लो आप लोग। यही है। है ना। तो यहाँ बीच में थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ, ये आपका काम है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मीन निकालना है और ये मीन निकालना है। तो इसमें क्या है देख लो, इसका मीन वेरिएंस क्या होता है, मतलब उसके यहाँ मीन डेविएशन आउट मीन का फॉर्मूला होता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल में। सो लाइक ये था ना कुछ √2 अपॉन पाई ऐसा कुछ था, वो किसके लिए था, नॉर्मल 0 1 के लिए था ना कि अगर नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ इनसाइड मतलब बाहर रूट पाई में √2 अपॉन पाई होता है और बाहर सिग्मा मैं समझ रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा टाइम्स दिस, ये बोल रहे चल आप, है ना। भैया। सो है ना, ये फॉर्मूला इस तरह से है मीन डेविएशन और मीन का। तो ये अप्लाई कर लो, उसका जस्ट वेरिएंस निकाल लो पहले, उससे पता चल जाएगा कोवेरिएंस टर्म। अगर मिनिमम होता तो माइनस हो जाता, सिंपली मतलब दोनों सेम ही है। हाँ अच्छा, यहाँ मिनिमम होता तो यहाँ पीछे माइनस हो जाता, हम समझ गए आप जो कह रहे हैं। यहाँ ठीक है ना। हाँ रोहित कुछ आंसर पे भी माइनस आ जाता नीचे पे। फिर इस क्वेश्चन में तो x माइनस y गिवन है, अगर वैसे होता है फॉर्मूला x माइनस x बार के लिए, तो कैसे लगाएंगे कहाँ पर था x माइनस बार। सर? जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है सर, ये तो ये सर सिग्मा इनटू √2 बाय पाई वाला, ये तो सर नहीं यहाँ x माइनस वाई को एक रैंडम वेरिएबल मानो, x माइनस वाई इज अ रैंडम वेरिएबल, देन x माइनस वाई फॉलो नॉर्मल 0, 2 1 माइनस रो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रो। अरे यहाँ से एक मिनट, उसका पहले क्या करो, सिग्मा तो 1 है यहाँ पे, तो वो मतलब आप जानते हो ना वेरिएंस का फॉर्मूला इसका, आप ये कर रहे हैं या वेरिएंस निकाल रहे हो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस xy, यही कह रहे हो ना आप, अभी लगा रहे हो फिर। तो ये लगा लो, तो यहाँ से आपको ये वेरिएंस दिख गया। अब आपका ये नॉर्मल आ गया, तो वो फॉर्मूला लगा लो फिर उसके बाद। ठीक है सर। ये मीन डेविएशन आउट मीन का फॉर्मूला हो गया इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आप निकाल लो। और ये कहाँ से आया, तो ये इस फॉर्मूले से आया, मीन तो पता ही है आपको, तो ये है, तो मीन 0 हो गया क्योंकि x y था, उससे निकल जाएगा, तो उससे ये आ गया। ओके नेक्स्ट बताइए। इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो गया। हाँ लेकिन ठीक है ना, वो तो इजी हो गया ना, अब मतलब तो वेरिएंस मतलब वेरिएंस इसका मैक्सिमम x का y का वेरिएंस निकालना। ओ हाँ, तो उसमें थोड़ा चैलेंज आया क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली में उसमें थोड़ा इंडिकेटर फंक्शन से अगर सिमेट्री देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ओके नॉर्मल का क्वेश्चन है तो सिमेट्री लगाते हैं। ठीक है, हाँ तो लगा सकते हो, चलो ऐसा होता है, देखते हैं ट्राई करके क्वेश्चन है। बाकी और कोई डाउट, नेक्स्ट बताओ रोहित, तुम्हें डाउट भेजे थे ना। सर 40 जो कह रहा है, फोर्टी में जो हमारे पास है, ये बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है आपका, x1 x2 xn जो है दैट इज नॉर्मल θ1, ये ना, तो n मोर देन इक्वल टू 2 है, मतलब n जो है बोला है कि तुम 2 से ज्यादा लो या 2 लो, तो इस तरह से है, रैंडम सैंपल है तो आईडी होगा। और ये बोल रहा है आपका कि कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग h0 जहाँ थीटा जो है इसमें 1 2 में है, अच्छा, और h1 जो है थीटा या तो लेस देन 1 है या थीटा मोर देन 2 है ना। तो यहाँ ऐसा है कि थीटा मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। अब आपसे कह रहा है कि which of the following statement is true। ओके, तो पहला ऑप्शन ये था कि क्रिटिकल रीजन ऑफ द लेवल अल्फा है ना ऑफ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट H0 अगेंस्ट H1 इज दिस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे आप,
इट इज अ प्रूफ दैट टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा ये था कि जो इसका क्रिटिकल रीजन है वो समेशन xi मोर देन c और लेस देन d होगा। तीसरा है एट एनी लेवल अल्फा द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर h0 अगेंस्ट h1 डज नॉट एग्जिस्ट। At any level alpha, the power of uniformly most powerful test against H1 is less than alpha. Okay. So actually आप देख पा रहे हैं कि ये सिंपल है ना, कंपोजिट है, ये कंपोजिट है ना, हेवी कंपोजिट है। सो एक पॉइंट पे है ना, थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, यहाँ भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। तो कंपोजिट के लिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए मुझे पता है कि न्यूमन पियर्सन लेमा होता है। कंपोजिट के लिए तो कैसे करेंगे इसको हम? देखो क्रिटिकल रीजन तो निकाल सकते हैं, बट मोस्ट पावरफुल टेस्ट चेक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। के लिए एक्चुअली में हम लोग मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो से लाइक्लीहुड रेशियो चलेंगे। इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता यूएमपी। ओके, अच्छी बुक मतलब लेमन सरफेस, लेमन की एक बुक आती है कैसला बर्गर, हाँ लेमन बुक है, उससे देखेगा तो मिल जाएगा रेफरेंस ये। ओके, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट में प्रूफ नहीं करेंगे, तो हमें थोड़ा सा एक लॉजिक चाहिए जिससे हम है ना ऑप्शन चुन सके। एक्चुअली में उसमें लॉजिक मतलब उसमें अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो शायद एग्जांपल भी दिया मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हो। एक्चुअली प्रूफ इसका है, मुझे देखना पड़ेगा, अभी तो मैं किया नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं ट्राई नहीं किया, बट करना पड़ेगा। तो अभी तत्काल के लिए अगर क्रिटिकल रीजन चाहिए तो हम वो निकाल सकते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। अब वो मोनोटोन है ना, उस तरह वो लाइक्लीहुड रेशियो वो चेक करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा अभी होल्ड पे रखते हैं, इसको मैं ट्राई करता हूँ प्रूफ का, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। या आगे है ना, अभी दोबारा होगा डाउट तो उसमें 40 है ना, तो लिख लेता हूँ। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो 40 ये रह गया है ना, एक मिनट। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरा फोन होगा, फोन दीजिएगा, बंद कर दीजिए। तो हाँ, मैं नोट कर लेता हूँ, इसको ट्राई करूंगा, अभी टाइम मिलता है तो। हाँ, नेक्स्ट क्या है 40 के बाद? क्या था? 43 था। सो 50 to 54। अच्छा, क्या है इसमें? देखो 52 पूछा होगा, 52 में क्या हम लास्ट क्लास में अप्लाई किया था। 52 इसको हम करते हैं आगे फिर। तो 52 में क्या है कि मुझे दे रखा है इन्होंने f ऑफ x, y जो है ना, इस तरह से ये हमने किया था, इस तरह से लास्ट क्लास में, x लेस देन 0 और y लेस देन 0 है ना, एंड नहीं है और है, और y लेस देन 0, और यहाँ पे है 1 माइनस e की पावर -6 अपॉन 4, कब है? जब x मोर देन इक्वल टू 0 एंड y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। एंड अगला है जो दे रखा है हमें 1 माइनस e की पावर -6 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 और y इज मोर देन इक्वल टू, ये मतलब ज्वाइंट CDF हो गया ना x y का। तो हमने डिस्कस किया था कि जब क्या होता है कि इसका क्या मतलब, आप डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हो कि ये प्रोबेबिलिटी है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x कॉमा कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। तो सिंपली आप देखो x को अगर प्लस इन्फिनिटी रख दोगे तो ये सैंपल स्पेस बन गया है ना। तो सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन किसी भी इवेंट के साथ, जो इवेंट है वही होगा। तो इससे क्या होता है इस लॉजिक से कि जो f एट प्लस इन्फिनिटी कॉमा y है, सो ये जस्ट आपका आता है y लेस देन इक्वल टू y, जो कि आता है CDF एट y। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि आपने x को प्लस इन्फिनिटी रख दिया तो आपका ये आ गया। अब क्या देखिए, x को प्लस इन्फिनिटी रखने पे क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी इस इंटरवल में है, तो ये कुछ ऐसा आ गया कि यहाँ तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ से सिंपली क्या आया,
जीरो है जब y लेस देन जीरो, या डायरेक्टली लिख लो, पहले क्या लिखता हूँ। सो क्या आएगा, x को इन्फिनिटी रखिए आप, तो कितना हो गया 1/4 है ना, तो ये आपका 1/4 हो गया कब, अभी हमें y का लिख रहे हैं, हम y का CDF लिख रहे हैं, तो कब है ऐसा, जब y की वैल्यू 0 to 1 है ना, यहाँ तो वो है नहीं, यहाँ 0 to 1, यस, सो y यहाँ 0 से 1, और यहाँ पे तो इसमें इन्फिनिटी रखिए, क्या होगा 1 मोर देन इक्वल टू 1, है ना, यहाँ इक्वलिटी नहीं है, सो और 0 कब है, जब y लेस देन 0 है, तो 0 ही है। सो देख लो, तो इसमें क्या पूछना चाह रहा था ये, दिस, ओके। तो अब मैं क्या करना है, मुझे y का वेरिएंस चाहिए, तो हम लोग CDF से वेरिएंस निकालना चाहिए, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ना, तो हम लोग CDF से हालांकि कैसे निकाल लो, PDF निकालना, तो y क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया ना, चेक कर, नहीं है तो हाँ यहाँ पे क्या वही बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट है ना, जैसे आप देख रहे हो कि y बराबर 0 पे जंप है 1/4 का, और y बराबर 1 पे जंप है 1 - 1/4 कितना 3/4 का, तो आपको बर्नौली हो गया, राइट, तो ये बर्नौली हो गया। अब यहाँ से आप EY कितना आएगा जी, P1 by P आप सकते हैं 3/4 ठीक है ना, और वेरिएंस कितना आएगा, 3/16 सो यहाँ पर 3/16, तो हमें इसकी जरूरत है एक्चुअली, इसको यहाँ पे ना सिमिलरली, तो ये हमें वेरिएंस ऑफ y मिल गया, और इसी तरीके से चलो इधर लिखता हूँ मैं, तो तत्काल इसको मिटा दो। सो इसी में आगे क्या करते हैं, मुझे चाहिए fx ऑफ x, तो क्या करेंगे फिर से वही कि fx y को प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ज्वाइंट जो है, तो इसमें y को प्लस इन्फिनिटी, तो y तो सिर्फ यहाँ पे है ना, तो y प्लस इन्फिनिटी यहाँ तो है नहीं, यहाँ रहेगा, तो यहाँ बस पुट करना आपको प्लस इन्फिनिटी, y सिर्फ यहाँ है प्लस इन्फिनिटी, तो बाकी एज इट इज रहेगा। सो क्या होगा 1 - e के पावर -x, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट आपको रखना है 1 - e की पावर -x कब, जब x ग्रेटर 0 है ना मोर देन इक्वल टू 0 है, जस्ट y कहाँ प्लस इन्फिनिटी रखना, देख रहे y प्लस इन्फिनिटी सिर्फ इस रेंज में यहाँ पे है, सो आपका आ जाएगा दिस, एंड ये 0 होगा ऑब्वियसली, अदरवाइज है ना लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 में कोई 0 है, ओके। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल है ना, तो यस यस, तो आपका यहाँ से आ गया x जो है एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, तो इसका तो आप जानते हैं वेरिएंस कितना होगा 1 है ना, मीन भी 1 है, वेरिएंस भी 1 है, तो हमें ये पूछा था आपसे 16 टाइम, तो जो क्वेश्चन है पूछा गया हमसे कि 16 टाइम वेरिएंस x प्लस 32 टाइम वेरिएंस y, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 16 टाइम 1 और 32 टाइम, ये आपने बताया था 3/16, तो कैंसिल कर लीजिए, सो 16 6, आंसर की में चेक कर लेते हैं, तो ठीक है 52 का 22, ठीक है आंसर, और 54 भी पूछ रहे थे, देख लेते हैं 54 क्या है। सो 54 क्या कह रहा है कि फिर से हमें ज्वाइंट दे रखा है आपको, 54 में x1, x2, x3, इसका मुझे ज्वाइंट दे रखा है 81/4 x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, और यहाँ ये है कि -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 और लेस देन इक्वल टू 1 है ना, और ये है आपका 0 अदरवाइज, ओके। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हमने लास्ट बार थोड़ा डिस्कस किया था, तो हमने ये कहा था कि क्या होता है, इसको मैं रीराइट करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि मैंने कितना अलग किया था 6 टाइम, एक मिनट 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 ना, तो 6 टाइम क्या लिख सकता हूं इसको मैं, बोलो भाई 3 खत्म किया तो 27 8, यही ना, तो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर
-1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो इसको 3 फैक्टोरियल और 3x1/2 3x2/2 3x3/2, ठीक है यहाँ तक, और -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, ठीक है, 0 अदरवाइज। इसको थोड़ा और लिखूं मैं तो ये ऐसा हो गया 3 फैक्टोरियल fx1 fx2 fx3 आया ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आ रहा है, मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो -1 दिस 0 अदरवाइज। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग ये जानते हो ऑलरेडी कि लाइक इफ, तो ये एक रिमार्क लिखते हैं, इफ मान लो ऐसा है y1 y2 y3 बी IID रैंडम वेरिएबल सच दैट, या हाँ ठीक है विथ PDF, तो क्या होता है मैं मान लेता हूँ x1 जो है मिनिमम ऑफ, सो लाइक लेट मी राइट इट एज y1 है ना, x2 एज, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि x2 एज y2 एंड x3 एज y3। तो ये एक फॉर्मूला होता है f ऑफ x1 x2 x3 या स्मॉल में x1 x2 x3, बताइए क्या होता है, ये फॉर्मूला है ना, ये किसी बुक में मिल जाएगा आपको, n फैक्टोरियल fx the power n जी, तो मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, हाँ ये एक्चुअली ऐसा लिखेंगे अलग अलग है, तो fx1 fx2 है ना, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ना, x1 इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x1, x2 ऑब्जर्व्ड वैल्यू रैंडम वेरिएबल x2 के इस तरह से। तो दिस 0 यहाँ कब होगा, जब जो x1 है, दिस इज ऑब्वियसली मैंने स्मॉलेस्ट लिया है, फिर उससे भरा फिर उससे भरा, तो ये ऑर्डर तो फॉलो करेगा। अब जो भी जहां से भी सपोर्ट जो है उस पर डिपेंड करेगा, तो मैंने ए बी जैसे ले लिया 0 अदरवाइज। अब इससे कंपेयर कीजिए इसको, आप समझ पा रहे हैं, दिस कंपेयर दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, तो आपको सिंपली पता चल रहा है n एक्चुअली कुछ नहीं 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि वो n था जितने सैंपल साइज है, ठीक है ना, सैंपल साइज जो है। तो आपका फाइनली यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में, सो हम ये देख पा रहे हैं कि f ऑफ y1 जो है दैट इज 3y1/2। हाँ सिमिलरली बाकी भी है ना, तो yi लिख लो आप, और yi की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1, ठीक है, तो हो गया। अब पूछा क्या जा रहा था, पूछा जा रहा था, ठीक है ना, दे आर यहाँ पे क्या हो गया, IID के लिए डिफाइंड है, सो यहाँ पे हो गया कि वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, सो कैन वी राइट इट y1 प्लस y2 प्लस y3, सम जो है सेम, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सम ऑफ xi's एंड सम ऑफ, यहाँ पे x के टर्म में लिखूं मैं, तो दिस yi में मिनिमम मतलब yi आधा स्टैटिस्टिक्स है, राइट, ये चलिए ऐसे लिख देते हैं xi और yi करके, आप मीनिंग यही समझिए, तो ये सेम रहता है ना, सो इसी नोटेशन के हिसाब से, तो इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड, लाइक इसी क्वेश्चन को ऐड कर लो ना, दिख तो रहा है आपको, एडिंग दिस 3 क्वेश्चंस, लेफ्ट 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 राइट 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 हो गया, तो उससे दिख रहा होगा आपको ये है, तो उससे क्या हो गया, ये हो गया। अब ये अलग अलग कर लो आप, तो वेरिएंस ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y2 एंड वेरिएंस ऑफ y3, अब एक का निकाल लो, 3 टाइम हो जाएगा, सो 3 टाइम कोई भी एक का वेरिएंस निकाल लो आप, अब बताइए इसका क्या आएगा वेरिएंस, ना इजी है, मतलब हम लोग कर सकते हैं, इसका वेरिएंस माइनस
ये मतलब इसका एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर तो 0 जाएगा क्योंकि और फंक्शन बनेगा और Okay. मीन ये आएगा माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से अगर हम लोग जैसे एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो इवन फंक्शन है ना? इवन फंक्शन होगा ना एक्सपेक्टेशन तो? हाँ क्यों? ई एक्स स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाँ, बनेगा ना तो ई एक्स स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? माइनस वेरिएंस 1 आएगा सर। 3 3 स्क्वायर 9 नहीं तो 5 I think it was square 3 by 2. ओह अच्छा अच्छा, यस यस यस, यू आर राइट, वो मैंने गलती किया है। सो ये दिस इज माय मिस्टेक। यस यस, हाँ हाँ, वो मैंने यहाँ गलती किया है। तो यहाँ से वो मीन 0 हो जाएगा और वो आएगा। हाँ ठीक है, आप सही है। तो यहाँ से अब मीन 0 हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि तो उस केस में वेरिएंस 0 नॉन 0 क्वांटिटी आ रही थी ना, तो नॉन 0 क्वांटिटी तो वेरिएंस हो ही नहीं सकती। नेगेटिव आ रही थी एक्चुअली, है ना? हाँ। पिछले क्वेश्चन मतलब जो मैंने गलती की थी उसमें नेगेटिव वेरिएंस आ रही थी। हाँ। तो ठीक है, अब यहाँ से ये बता दीजिए कितना आ गया। तो y4, तो y4 का इंटीग्रेशन -1 से 1 में। 4 माइनस 1 से 1 यानी कि 2 हम्म 3/4 आएगा उसका। 3/4 ना? 3/2 आएगा। नहीं 3/5 इंटीग्रेशन है ना? अच्छा इंटीग्रेट y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना तो y पर 5 ठीक है। है हाँ ना? तो 3/5 आ जाएगा आई थिंक। 3/5 होगा सर। हाँ फाइनल, तो 9/5 आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो ये 3 पहले से भी है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है कंफर्टेबल है ना? तो 0.5 इसका नहीं 1.8 आंसर है। क्या 1.8 आ रहा है? 9/5 18/95, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है ना? तो ये करेक्ट है, 9/5 आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका मैं चेक करता हूँ प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस पार्ट में। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोग? तो नेक्स्ट क्लास में 21 का पेपर करते हैं, क्योंकि अभी आज थोड़ा बाहर में घूम रहा था, लेट हो गया। तो ठीक है, फिर भी आप लोग 21 का पेपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं परसों। कल तो जाम की क्लास है। तो ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much.